दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां दशकों दशक से बदली नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो हाशिए पर पड़ा हुआ तबका था वो झटके में मुख्यधारा में शामिल हो गया, उसकी आय में बढ़ोतरी हो गई, वह रोजगार पाने लगा, वह शिक्षित होने लगा, वह भारत के तमाम पॉलिसी डिसीजन में शामिल होने लगा। जी नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो हाशिए पर पड़ा तबका था उसने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान भी दिया है और भारत की लोकतांत्रिक परिस्थितियों ने उन्हें अपने साथ जोड़ा भी है, यह भी सच है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मौजूदा वक्त की वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें इस देश के खास तौर से मुसलमानों को यह लगने लगा है कि उन्हें राजनीतिक तौर पर इस तरीके से हाशिए पर ढकेल दिया गया है जहां लगता है कि यहां पर उनकी जरूरत ही नहीं है, या फिर वह दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर जीने को मजबूर है। क्या वाकई ये हो रहा है? और अगर ये परिस्थितियां उनके भीतर लगातार बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो जिस लोकतंत्र का जिक्र हम चुनाव के जरिए करते हैं, तो उस चुनाव ने भी राजनीतिक पाठ क्या दिया है? वो बिहार का पाठ हो सकता है, वो उत्तर प्रदेश का पाठ हो सकता है, और आने वाले वक्त में वो पश्चिम बंगाल का भी पाठ हो सकता है, और धीरे धीरे लोकसभा के भीतर की परिस्थितियों का पाठ भी हो सकता है। क्योंकि भारत में राजनीतिक सत्ता ही हर पॉलिसी डिसीजन को प्रभावित करती है। तो हमें लगता है कि आज परत दर परत परिस्थितियों को इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि भारत के भीतर मुसलमानों की तादाद कोई कम नहीं है। दुनिया के मानचित्र पर आप देखिए तो जितने भी मुसलमानों की जनसंख्या उसका लगभग 10 से 11% मुसलमान भारत में है। भारत की अपनी जनसंख्या का लगभग 15% मुसलमान भारत में है। और अगर दुनिया के अलग अलग देशों को देखेंगे तो इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद भारत ही है जहां पर सबसे बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। बांग्लादेश का नंबर भी भारत के बाद आता है। इंडोनेशिया में तकरीबन 23 करोड़, पाकिस्तान में लगभग 20 करोड़, भारत में लगभग 19.5 करोड़, बांग्लादेश में लगभग 15 करोड़। यह एक स्थिति है। तो इसका मतलब है कि इस तबके के भीतर जो सवाल हैं उन सवालों के अक्स में हमको आज जरा भारत की परिस्थिति में उनके हालात क्या हैं इसे समझना चाहिए, और उनके सामने जो सवाल हैं उन सवाल का कोई रास्ता भी है या नहीं है। क्योंकि इस देश के भीतर में राजनीतिक लोकतंत्र ने बहुत साफ तौर पर दर्शाया है, जहां पे 40% से ज्यादा मुसलमान हैं, उन विधानसभा या लोकसभा की सीटों पर जीत किसी भी हालत में किसी मुस्लिम पार्टी या मुस्लिम सोच के साथ नहीं मिल सकती है। वहां पर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी क्योंकि विभाजन हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत शार्प तरीके से हो जाएगा। और हिंदू मुस्लिम के बीच की राजनीति किस रूप में इस देश में हुई है यह भी कोई आज की स्थिति नहीं है। विभाजन या उससे पहले की परिस्थिति जब जिन्ना और सावरकर थे, जब टू नेशन थ्योरी का जिक्र किया करते थे, उस वक्त भी मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, इन बातों का जिक्र करते करते विभाजन की परिस्थिति तक पहुंचे। लेकिन हमें लगता है कि आज इतिहास के बहुत सारे पन्नों को पलटना चाहिए और आने वाले वक्त में देखना समझना चाहिए, खास तौर से भारत के मुसलमानों को। क्योंकि राजनीतिक तौर पर अगर आप बहुत प्रभावित होते हैं तो आइए बात राजनीति से ही शुरू कर लेते हैं। भारत के भीतर में सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद उत्तर प्रदेश में है, 3,84,00,000 मुसलमान हैं। लेकिन मौजूदा राजनीतिक सत्ता एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दी। एमएलसी के तौर पर एक को नॉमिनेट जरूर किया बीजेपी ने, वहां पर योगी की सरकार है। उसके बाद आइए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, मुसलमान वहां पर एक लिहाज से ममता की रियायत पर है और उसको डर है शायद कि बीजेपी ना सत्ता में आ जाए। और अगर यह डर धीरे धीरे बड़ा होता है तो ऐसे में और शार्प तरीके से ध्रुवीकरण अगर वोट बैंक का हो जाएगा तो ममता भी चुनाव हार जाएगी। बिहार को देखिए, और बिहार तो बहुत ताजा प्रयोग है। सीमांचल के इलाकों के मुसलमानों के सामने अगर यह सवाल था कि सीएए और एनआरसी को लेकर कांग्रेस उस रूप में विरोध नहीं कर पाई जिस रूप में ओवैसी ने विरोध किया, हैदराबाद से चलकर आई पार्टी एआईएमआईएम ने जिस रूप में विरोध किया, तो वह उसके साथ खड़े हैं। लेकिन इसका परिणाम अगर इस रूप में देखेंगे कि दरअसल वो अब अल्टरनेटिव खोज रहा है, तो इसका दूसरा परिणाम यह भी देखेंगे वो जिस दिशा में अल्टरनेटिव चाहता है सत्ता, तो फिर से बिहार में उसी की बन गई। यह ठीक उसी तरीके से है जैसे अपर कास्ट बिहार का सोचता है कि डिप्टी सीएम तो उनका बनना चाहिए था, यह अति पिछड़ा और पिछड़ा कहां से आ गए। अगर यही करना था तो हम बीजेपी के साथ क्यों खड़े हैं, हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। ऊंची जाति वाला भी ये सोचता है। वहां पर मोदी को अलग किया गया और वहां पर 2 अति पिछड़ों की भर्ती हो गई, वो डिप्टी सीएम हो गए।
ये सारे सवाल हैं जो भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियों के आईने में जब आप झांकेंगे तो जातिगत मुद्दे, और उसमें जाहिर है दलितों का सवाल भी होगा। दलित इस देश के भीतर में एक ऐसे वोट बैंक को है जिसको हर कोई अपने साथ लेना चाहता है। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने तौर पर दलितों को शिक्षा के जरिए कहीं आगे बढ़ाने की एक सोच पैदा की थी जिससे उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। और इतिहास के पन्नों को खोलिएगा तो 1857 का जो पहला राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय विरोध और ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ने का जो प्रयास हुआ था, उसका पूरा प्रयास उस वक्त किसने किया था? मुसलमानों ने किया था। और उस समय 1857 में चले जाइएगा तो ब्रिटिशर्स के सबसे बड़े दुश्मन मुस्लिम ही थे उस पीरियड में। और उस समय सर सैयद साहब निकल कर आए जिन्होंने एजुकेशन के जरिए, वो भी साइंटिफिक एजुकेशन के जरिए चीजें क्रिएट करनी शुरू की जिससे मुसलमानों की आने वाली पीढ़ियां कम से कम पढ़े लिखे समझे और चीजों को आगे बढ़ा सके, उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। एएमयू उसी दौर में उनके जरिए खुला गया। इतना ही नहीं बल्कि मुरादाबाद में जो एक साइंटिफिक स्कूल, वहां पर जो मदरसा था वो साइंटिफिक मदरसे के तौर पर खोला गया। इसी तरीके से एक प्रयास अतीत के दौर में रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त के ये सवाल फिर क्यों बड़े हो जाते हैं? और जब हम राजनीतिक तौर पर जिक्र कर रहे हैं तो यहां पर हैदराबाद की पार्टी एआईएमएम का जिक्र करना होगा। क्या भारत के भीतर में अब मुसलमानों को एक राष्ट्रीय पार्टी की जरूरत है, या फिर इस देश के मुसलमानों के सामने संकट यही है कि वह किसी राष्ट्रीय दल के पिछलग्गू के तौर पर मौजूद रहे जिससे उनकी सुरक्षा भी बरकरार रहे और उनका हक भी मिल जाए? वो पीछे कांग्रेस के लगे रहे, लेकिन बीजेपी ने नए तरीके से जब अपनी राजनीति की शुरुआत की, हम नया तरीका इसलिए यहां पर कर रहे हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में फिर भी चीजें एक मॉडरेट थी। उस मॉडरेट के भीतर में अगर उस वक्त चले जाइएगा तो एचआरडी मिनिस्ट्री, उस समय एचआरडी मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी हुआ करते थे, उन्होंने भी मदरसे के आधुनिकीकरण को करने के लिए बड़ी तादाद में बजट बढ़ाया था। लेकिन मौजूदा वक्त में स्थिति दूसरी है। मौजूदा वक्त में जो एक हिंदुत्व के पीठ पर सवार होकर राजनीति के मिजाज को मौजूदा राजनीतिक सत्ता जीना चाहती है, उसमें उसके लिए पहली जरूरत है कि इस देश का मुसलमान हाशिए पर नजर आए, जिससे उस हिंदुत्व की फिलॉसफी को बल मिले कि देखिए हमने उसे ढकेल दिया। लेकिन इसके पीछे एक दूसरी परिस्थिति भी समझना चाहिए। टू नेशन थ्योरी की वकालत किसी भी रूप में आरएसएस ने उस समय नहीं की थी, हिंदू महासभा ने की थी, सावरकर ने की थी। और अब आरएसएस के भीतर भी सावरकरवाद जागा है। इस देश की राजनीतिक सत्ता में हिंदुत्व का लेप जो चढ़ाया गया उसमें भी सावरकरवाद जागा है। यह आरएसएस का जागना नहीं है, यह सावरकरवाद का जागना है। और इस आईने में जब हम देखते हैं, हमको लगता है 1951 में जब आप चले जाइएगा और समझना शुरू कीजिएगा कि भारत में उस समय जनसंख्या तकरीबन 36 करोड़ थी, जिसमें 3.58 यानी 3,58,00,000 मुसलमान हुआ करते थे। आज की 2011 के आखिरी सेंसस जो अब तो 21 में होगा, 2011 के सेंसस में 121 करोड़ भारत की जनसंख्या थी और तब 17 करोड़ मुसलमान थे। 2019 का जो डाटा बतलाता है वो लगभग 138 करोड़ भारतीय हो गए हैं और उसमें लगभग 19 करोड़ 50 लाख मुसलमान हो गए हैं। और भारत के भीतर में आप अगर इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो मुस्लिमों को कोई खौफ खाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम, कौन किसने बनाया था, कौन थे उस समय? उस इंदिरा गांधी थी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी थे जब कलाम साहब राष्ट्रपति बने? वाजपेयी जी आते थे बीजेपी और आरएसएस से निकल कर आए थे। भारत के भीतर में मुसलमानों को जो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, ऊपर में आए, उन्हें हाशिए पर नहीं ढकेला गया, मुख्यधारा में वे शामिल हुए। फिर भी अभी यह सवाल क्यों आ रहा है? हम इस पर आए उससे पहले हमको लगता है इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको आप देखिए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, याद कीजिए 1968-70 के बीच में वो थे। बेग साहब थे 77-78 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी। अहमदी साहब थे 94-97 जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। अल्तमश कबीर साहब 2012-13, बहुत पुरानी बात नहीं है, मनमोहन सिंह के दौर में। इस देश के इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर भी कुरैशी साहब की मौजूदगी रही है। जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों में चले जाइएगा तो कई राज्यों में मुख्यमंत्री मुसलमान रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री याद कीजिए बरकतुल्ला खान साहब 71-73 में रहे हैं। 73-75 में अब्दुल गफूर साहब, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये शब्द उनके भाषण का हिस्सा होता था। वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। कोया साहब जो थे वह केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं। अनवर तैमूर साहब जो थे ये असम के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। अलीमुद्दीन साहब
73 से 74 के बीच में यह भी मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं। फारूक साहब ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर में तो मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। इसका मतलब है किसी भी क्षेत्र में, और कला के क्षेत्र में आप देखिएगा, बॉलीवुड के क्षेत्र में देखिएगा, चित्रकारी के क्षेत्र में देखिएगा, आपको एक से एक नाम मिलेंगे। फिर ये सवाल मुसलमानों के भीतर क्यों आ रहा है, और अगर ये सवाल आ रहा है तो उसका रास्ता क्या है, उसको किस तरीके से। इतना ही नहीं, जिस बात का जिक्र मौजूदा वक्त में ये कह कर किया जाता है कि मुसलमान मतलब देशद्रोही शब्द जोड़ दिया जाता है। 1971 का वार याद कीजिए, उस समय डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? IH लतीफ़ थे, जो बाद में इस देश के चीफ मार्शल हुए गए थे, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हो गए थे। एयर मार्शल जफर मीर साहब को याद कीजिए 1971 वार के समय में। इतना ही नहीं, उससे पहले का वार 1965 का जो पाकिस्तान को लेकर वार हुआ था, उस पीरियड में आप चले जाइए, उस पीरियड में भी आपको अब्दुल हामिद साहब याद आएंगे। परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया। पाकिस्तान के 7 टैंक इन्होंने ही उड़ा दिए थे, मुसलमान थे। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान साहब या ब्रिगेडियर मोहम्मद इस्माइल साहब को याद कीजिए, इन्हें तो महावीर चक्र से नवाजा गया 1947 में। फिर भी अभी मुसलमान क्यों सोचता है वो हाशिए पर है। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति बने, अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए, फिर भी मुसलमान क्यों सोचता है वो हाशिए पर ढकेल दिया गया है। और एक लंबी फहरिस्त है भारत के भीतर में कि जिस तरीके से दंगों ने इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर एक जहर फैलाया, वह भी एक सच है। लेकिन वो कोई आज की घटना नहीं है। याद कीजिए 1965 गुजरात दंगे, 1970 भिवंडी के दंगे, 1983 नेली नरसंहार असम में हुआ था, 1989 भागलपुर का दंगा, 92 अयोध्या बाबरी मस्जिद, उसके बाद मुंबई के दंगे 1993 में, कैसे भूल सकते हैं मुंबई राइट। और उसके बाद 98 में याद कीजिए प्राणकोट नरसंहार, जहां पे हिंदुओं को मार दिया गया था बड़ी तादाद में, लगभग 26 कश्मीरी हिंदुओं को मार दिया गया था। गुजरात के राइट्स, वो भी एक नरसंहार 2002 में। राजनीतिक तौर पर इसका लाभ राजनीति ने उठाया, इनकार नहीं है। मुजफ्फरनगर के दंगे याद कीजिए। इसके अलावे आपके जहन में आएगा दिल्ली के दंगे जो हाल के दिनों में हुए, पिछले दिनों हुए। ये सारे किन बात का परिचायक हैं, किन स्थितियों में ले जाते हैं? राजनीति अपने तौर पर दंगे कराती है क्या? उसके जरिए वो समाज को बांटना चाहती है क्या? लेकिन यह सवाल पहले तो नहीं था कि हाशिए पर ढकेल दिए गए हैं। लेकिन 2014 में सिर्फ 22 सांसद मुसलमान थे, जो सबसे कम है, लगभग 4%। तादाद जिस कौम की 15% है, सिर्फ 4% ही जीत कर आए। उसके बाद 2019 आया तो उसमें लगभग 26 जीत कर आए, यह भी 4.5% ही हुआ, उससे ज्यादा नहीं जीत पाए। और यह सवाल मौजूदा वक्त में क्यों है? क्योंकि जो राजनीतिक सत्ता बहुमत के साथ है उसको कोई लेना देना ही नहीं है इस पूरे समुदाय को लेकर। और उसके भीतर के सवाल जो है, इंद्रेश कुमार जो RSS से जुड़े हुए जब मीटिंग करते हैं तो कहते हैं मुसलमान होकर सवाल मत कीजिए, आप देश के नागरिक को बनकर सवाल हमसे कीजिएगा तो हम आपको जवाब दे पाएंगे। एक अच्छी बात है। लेकिन एक दूसरा सवाल यह भी है कि उस मीटिंग में सिर्फ मुसलमान ही क्यों होते हैं? वो नागरिक के तौर पर दूसरी कौम के साथ क्यों नहीं बैठ के उस मीटिंग को रिप्रेजेंट कर पाते हैं? यह भी एक सवाल है। लेकिन यह सवाल पहले भी रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिस बात का जिक्र हम बार बार आपसे कर रहे हैं? ये सवाल अभी क्यों भर रहे हैं और अभी क्यों परेशान कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय को कि उसे हाशिए पर ढकेला जा रहा है? क्योंकि इसके भीतर में जब घुसेंगे तो मौजूदा वक्त में जो इनकाउंटर्स हुए उत्तर प्रदेश में, मौजूदा वक्त में जो इस देश के भीतर में मॉब लिंचिंग हुई, किन की हुई, कौन लोग थे, एक ही तबके से जुड़े हुए ज्यादातर लोग क्यों थे, यह भी एक सवाल है। इस पूरी परिस्थिति में किसी ने भी कानून का राज होना चाहिए, यह सवाल गायब कर दिया। यहीं से यह सवाल खड़ा होता है कि सबसे बड़ा सवाल अगर आज मुसलमानों के भीतर यह उठ रहा है कि उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया गया है, तो समझना होगा इस देश के भीतर में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को लेकर सवाल नहीं उठाया। वह भी इस दिशा में चले गए, इनकाउंटर किसी मुसलमान का हुआ है, लिंचिंग किसी मुसलमान की हुई है, और रूल ऑफ लॉ के तहत उस स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं बर्खास्त करना चाहिए, और पार्लियामेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, उनके सामने इन बातों को क्यों नहीं रखा गया इस रूप में कि रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। जरा ध्यान दीजिए, तमाम मुद्दों को लेकर कभी भी रूल ऑफ लॉ को उस जोर शोर से नहीं उठाया गया, कभी कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल को उस जोर शोर से नहीं उठाया गया। तबकों की राजनीति होती रही। इसीलिए मुस्लिमों के भीतर यह एक सवाल है, वो क्या करें, क्योंकि इस देश के भीतर की राजनीति के असल मिजाज को आप समझना शुरू करेंगे तो कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों ने बहुत बार आरोप लगाया है AIMIM पर, ओवैसी पर, कि वह तो दरअसल एक रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर है। बीजेपी भी कहती है वो एक रेडिकल पार्टी की तरह बिहेव करती है। और दूसरा सवाल यह है कि रेडिकल
हिंदुइज्म के तौर पर क्या संघ को अपने तौर पर कांग्रेस उसी रूप में देखती है? दो सवाल है यहां पर। एक, अगर बीजेपी भी रेडिकल हो गई, जिस बात का जिक्र कांग्रेस या दूसरे विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, और वही विपक्षी और कांग्रेस अपने तौर पर और बीजेपी भी उसमें शामिल अब कर लीजिए, तो एआईएमआईएम को भी रेडिकल पार्टी के तौर पर देखा जाता है, यानी कट्टरता के साथ। और ये दोनों को मिला दीजिएगा तो उसमें निकल कर आएगा, विपक्ष का एक बड़ा तबका कहता है कि दरअसल एआईएमआईएम जो है रेडिकल पार्टी के तौर पर, उसको तो फंडिंग तक बीजेपी ही करती है। यह बात भी सामने आती है। इस राजनीति के चक्रव्यूह में जब आप जाएंगे तो आपके सामने दो सवाल आएंगे। इस देश की चिंता किसी को नहीं है। रेडिकलिज्म के जरिए अगर राजनीतिक सत्ता पाई जाती है, सरल तरीके से परिभाषित करें तो क्या सीमांचल के क्षेत्र में एक रेडिकल पार्टी को 5 सीट मिल गई और उसने 10 सीटों पर प्रभावित किया और उसके बाद सत्ता दोबारा एक हिंदू रेडिकल के पास आ गई? क्या यह स्थिति है? या फिर इससे हटकर है कि ये डेमोक्रेसी में तो सबको आगे बढ़ने की परिस्थिति रहती है और हर कोई आगे बढ़ सकता है, और एआईएम कोई पहली बार तो आगे बढ़ी नहीं, कई राज्यों में उसने सिविक इलेक्शन में शामिल हुआ है, चाहे वह कर्नाटक का इलेक्शन हो, चाहे वह महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, उसकी एक लंबी फहरिस्त और सफलता रही है। हैदराबाद से निकली हुई पार्टी, हैदराबाद में तो उसने कई हिंदुओं को अपनी पार्टियों से टिकट दिया, मेयर बनाया। कैसे इनकार करेंगे अब आप? इसका मतलब है मामला कुछ और है। इसका मतलब है जिस दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं वो गलत दृष्टि है क्या, या उस दिशा में जा ही नहीं पा रहे हैं कि इस देश की डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ पर हम चर्चा भी कर पाए? क्योंकि एआईएम को अगर आप देखेंगे तो उसने तो एक कैंडिडेट खड़ा किया था, हमें याद आ रहा है, भानुमति नाम के, और उसने कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट को मेयर की इलेक्शन में हरा दिया था। यानी मुस्लिम्स को ही हरा दिया एक मुस्लिम पार्टी के हिंदू वाली स्थिति ने। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि भारत में मुस्लिम लीग नहीं चल पाएगी। मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान चली गई, यानी इस देश के भीतर के में जो मॉडरेट भी होगा मुसलमान, वह भी नहीं चल पाएगा। उसको भी सुरक्षा और हक चाहिए तो उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ना होगा, अन्यथा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। महाराष्ट्र में याद कीजिए 2012 में एआईएम घुसती है, कर्नाटक में 2013 में घुसती है, यूपी में 2017 में घुसती है। सिविक इलेक्शन में तो उसने 78 कैंडिडेट्स खड़े किए, 31 जीत कर भी आए। लोकसभा के इलेक्शन में महाराष्ट्र में उसको 1 सीट पर सफलता मिल गई। उस समय उनके साथ कौन थे? उनके साथ प्रकाश अंबेडकर खड़े थे, जो कि दलित पार्टी के नेता हैं प्रकाश अंबेडकर, उनकी आपस। और बिहार में क्या हुआ? मायावती साथ में खड़ी थी, उनकी कुशवाहा साथ में खड़े थे, इनका गठबंधन काम कर रहा था। इसका मतलब है कि जो जो तबके हाशिए पर हैं वो राजनीतिक तौर पर अपने रास्ते बनाने के लिए नए तरीके से सामने आना चाह रहे हैं। आना चाहिए, लेकिन इस नए तरीके से सामने आने की परिस्थितियों में जिन्होंने इन्हें हाशिए पर ढकेला, या जिस रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र हम कर रहे हैं, उसे ही इस दौर में खारिज कर दिया गया, तो वही पार्टी फिर से जीत जाती है। तो करना क्या होगा? और पश्चिम बंगाल में भी क्या होगा? एआईएम बड़ी तादाद में वहां पर मुस्लिमों को प्रभावित करती है, क्योंकि मुस्लिमों की जनसंख्या के लिहाज से वेस्ट बंगाल की स्थिति तो कहीं ज़्यादा वो है। पश्चिम बंगाल के भीतर में 2,46,00,000, बिहार में 1,75,00,000 मुसलमान हैं, तो पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर पर आते हैं 2,46,00,000। और दूसरा पॉलिटिकल प्रयोग तो पश्चिम बंगाल में ही होने वाला है। 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की तादाद इस देश के भीतर में उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और असम में है। केरल में 88 लाख मुसलमान है, जम्मू कश्मीर में 85 लाख है, कर्नाटक में 78 लाख है, राजस्थान में 62 लाख है, गुजरात में भी है। गुजरात में सिर्फ 55 लाख है। लेकिन जरा सोचिए, 55 लाख गुजरात के मुसलमानों को लेकर जो प्रयोग किया गया, वह प्रयोग 6 करोड़ गुजरातियों के नाम पर 2002 के दंगों के बाद से कैसी राजनीतिक हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन गई, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इसका दूसरा सच यह भी है कि उस कल तक उसको वघेला अगर वहां पर थे, फिर वहां पर नरेंद्र मोदी का आगमन हो गया तो वघेला वहां से उठकर कांग्रेस में आ गए। वह भी तो आरएसएस से ही निकले हुए थे, तो फिर वो कांग्रेस के साथ क्यों खड़े थे और कांग्रेस उनको साथ क्यों खड़े की हुई थी? इसका मतलब है कि अभी भी कांग्रेस हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इस सच को नहीं समझ पा रही है कि लड़ाई भारत के भीतर में किस जमीन पर लड़नी है, और उस जमीन में कहीं भी यह मायने नहीं रखा जाएगा कि जो राजनीतिक सत्ता है वह जो गेम खेलती है उसी गेम में आप सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाते हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व में आप मंदिरों में जाते हैं, आपको जनेऊ दिखाना पड़ता है। यह राजनीति नहीं है, यह बहुत तात्कालिक समझ है जिसका इफेक्ट आने वाले वक्त में दूसरे कांग्रेसियों को भुगतना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से आप जो नेहरू का जो अपना धर्मनिरपेक्षवाद था,
उसको भी त्याग दिया गया। सॉफ्ट हिंदुइज्म को भी अपने तरीके से, इंदिरा गांधी ने सॉफ्ट हिंदुइज्म को बहुत सलीके से अपनाया था और उसके लिए पब्लिकली उनको नहीं आना पड़ता था। वो मैनेज ऊपरी स्तर पर करती थी, जिसका असर राजनीतिक तौर पर निचले स्तर पर दिखाई देता था। यहां पर ऊपरी स्तर पर आप प्रभावित करते हैं और निचले स्तर तक चीजें जा नहीं पाती है, वहां तो उल्टा पड़ जाता है। अब यहां से शुरू होता है कि आखिर वह कौन सी राजनीति है मौजूदा वक्त की, जिसने यह महसूस इस देश के भीतर में हर किसी को कराना शुरू किया है कि राजनीति ही सारी चीजों को देखेगी और राजनीति जो भी परिभाषित करेगी उसे आपको मानना होगा। यह मुसलमानों के सामने शायद सबसे बड़ा संकट, न सिर्फ मुसलमानों के सामने बल्कि दलितों के सामने भी संकट है, बल्कि अलग अलग कास्ट कॉम्बिनेशन में बिहार में हमने कहा अपर कास्ट के सामने भी संकट है कि वह बीजेपी के साथ क्यों जाए। जब उसको सत्ता की मलाई नहीं मिल पा रही है तो वो क्या काम करेगी। वहां भी तो जेडीयू का जो प्रयोग था, नीतीश कुमार का जो प्रयोग था, अति पिछड़ा वाला, उन्हीं को महत्व दे दिया गया। तब आप करेंगे क्या और किस रूप में नए तरीके से चीज़ों को आप आगे ले जाना चाहते हैं। ये सारे सवाल इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हम लोकसभा और विधानसभाओं का अध्ययन इसी दौर में जब करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि जहां मुस्लिमों की तादाद सबसे ज़्यादा, इस देश की 67 सीट ऐसी है जहां 20-22% से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। लेकिन यह भी आपको जानकर हैरत होगी कि ज़्यादा सफलता वहां पर वैसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिल पाती है जो कि प्रो मुस्लिम हो या मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ हो, बल्कि खुले तौर पर एंटी मुस्लिम होकर जो पहुंचती है उसको जीत मिल जाती है। मसलन इस देश में 29 सीट ऐसी है जहां पे 40% से ज्यादा मुसलमान हैं। इस देश में 19 सीट ऐसी है जहां पर 30 से 40% मुसलमान है। इस देश में 48 सीट ऐसी है जहां 20 से 30% मुसलमान है। इन तीनों को जोड़िएगा तो 67 सीट आती है। इन 67 सीट में से 2009 में बीजेपी यहां 18 सीट पर जीती थी। 2014 और 2019 में यह 39 सीटों पर जीतती है, यानी 58% स्ट्राइक रेट है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इन इलाकों में ज़्यादा है जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, मुस्लिमों की रिहाइश है जहां पर। सवाल यही है कि इन इलाकों में कौन है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, लक्षद्वीप, यही वो इलाके हैं जहां पर इनकी तादाद, और वहां पर बीजेपी अगर 58-60% के स्ट्राइक रेट से जीत रही है तो इसका मतलब है कि मुद्दे वही चूज कर रही है। काउंटर में जो किया जा रहा है, जो विरोध किया जा रहा है, वह भी उसी का नाम ले रहा है जो बीजेपी की अपनी फिलॉसफी, आरएसएस की अपनी फिलॉसफी है। लेकिन यहां से बीजेपी और आरएसएस की फिलॉसफी तो 2009 में भी थी, तब स्ट्राइकिंग रेट इतना कम क्यों था? एक लिहाज से आप कहिए 10% स्ट्राइकिंग रेट क्यों था तब, या 15% क्यों था, या 20% तक क्यों गया? उससे ज़्यादा नहीं जा पाया। लेकिन अब तो ये 60% तक क्यों चला गया? मौजूदा वक्त में पिछले 6-7 बरस के भीतर में मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि जो लड़ाई है वो दरअसल एक ऐसी स्ट्रक्चर के खिलाफ की लड़ाई है जिस स्ट्रक्चर ने क्रिएट किया है इस देश के भीतर में। मोदी है तो सामने कोई दूसरा नहीं है, सवाल ये लड़ाई नहीं है। उसने क्रिएट किया है कि बीजेपी का विस्तार है जो 2 सीट से चली थी और यहां तक आ गई है। जनसंघ के दौर में भी 1967 में चले जाइएगा तो 34 सीट थी और यहां तक चली आई। या फिर वो कहेगी कि कैडर बेस्ड पार्टी है कांग्रेस, तो कैडर बेस्ड पार्टी भी नहीं है। देखिए वो जब जब विपक्ष में जाती है उसके पास कैडर नहीं है, चीज़ें बिखर जाती है। और बीजेपी के पास कैडर है तो 24/7 63-65 डेज सत्ता में नहीं रहने पर भी उसका कैडर काम करते रहता है। मौजूदा वक्त में कैडर वाकई सबसे कम काम कर रहा है जब वो राजनीतिक सत्ता में है। लेकिन फिलॉसफी ये भी नहीं है। सवाल है कि इस देश के स्ट्रक्चर को उस रूल ऑफ लॉ से हटाया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया गया, उन इंस्टीट्यूशन से हटाया गया जिसके जरिए इस देश के भीतर में एक चेक एंड बैलेंस चल रहा था। सवाल यह नहीं है कि मुसलमानों की एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, सवाल यह भी नहीं है कि उनकी एक राष्ट्रीय पार्टी होनी चाहिए, सवाल यह भी नहीं है कि AIMIM आने वाले वक्त में एक बड़े अल्टरनेटिव के तौर पर उभर आए और क्या वो अपने वोट को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट कराने की हैसियत में भी आ जाए, तब आप क्या कीजिएगा। सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि रेडिकलिज्म और स्ट्रक्चर को अपने अनुकूल करने के बाद इस देश के भीतर के जो सवाल हैं वो सवाल आप तक आएंगे ही नहीं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर का मतलब है कि आर्थिक तौर पर सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले लेना।
हम लोग बार बार जिक्र अडानी का करते हैं कि 2000% बढ़ गई उसकी नेटवर्थ, इतना बढ़ गया, उसके पास पोर्ट है, उसके पास बंदरगाह है, हवाई अड्डे है, रेलवे भी चला जाएगा, पावर सेक्टर भी चला जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी भी उसके पास जा रही है, चीज़ें सिमट रही है और एक दो प्लेयर्स इस देश में बचेंगे जो पूरे देश की इकोनॉमिक परिस्थितियों को अपने हाथों में ले लेंगे। तो ये कहना आसान है कि वो हाथों में ले लेंगे तो क्या हुआ। सवाल यही है कि राजनीतिक सत्ता इसके बाद जैसे चाहेगी, जिसे चाहेगी उसे उस हाशिए पर ढकेल देगी और पॉलिटिकल पार्टीज अपने तौर पर कुछ काम इस रूप में नहीं कर पाएगी जिस रूप में इससे पहले एक प्लेइंग फील्ड होती थी। अगर मान लीजिए जो विपक्ष का आरोप है उसे सही माना भी जाए, बीजेपी फंडिंग करती है, बीजेपी ने अलगरी की पार्टी बना दी वहाँ पर तोड़ने के लिए, डीएमके को तोड़ने के लिए, यहाँ पर एआईएम को फंडिंग कर दी। कांग्रेस या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास तो पैसा ही नहीं है, क्योंकि अब प्लेइंग फील्ड तो रहा नहीं। पैसा जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास होगा उसकी जांच सीबीआई आईबी के जरिए करते करते चीजें चली जाएंगी, जेल तक उसको पहुंचा देगी। वो क्या करेगा? और देश की राजनीति जब पैसे और पूंजी से चल रही हो तो पूंजी और पैसा जब किसी एक ही पार्टी के पास रहेगा तो उसकी सारी फिलॉसफी उसी रूप में रूल करेगी। इसका मतलब है इस देश के भीतर में पॉलिटिकल बहस शुरू करनी होगी उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेकर जिस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के दायरे में इस देश की इकोनॉमी भी आती है और इस देश के कल्चरल नॉर्म्स भी आते हैं और इस देश के सोशल बैरिकेड्स भी आते हैं, सोशल एकजुटता भी आती है और उसको बिखराव भी आता है। इन चीजों को प्रभावित करने की स्थिति में राजनीतिक सत्ता पहली बार खुलकर सामने है और जब वह खुलकर सामने है तो इसमें सवाल मुस्लिम समुदाय का और दलित समुदाय भर का नहीं है। यह तो पहली बार उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की बात हो रही है, क्योंकि जैसे ही आप मुस्लिम और दलित में घुसेंगे वैसे ही बीजेपी की सत्ता और मजबूत होगी, वैसे ही चीजें और मजबूत होते होते उनको इस दिशा में ले आएगी कि दलितों में से ही कोई दलित आएगा जिसको वो मैनेज कर ले, बहुत आसान है। मुस्लिमों के भीतर से भी कोई मुसलमान आएगा उसको वो मैनेज कर ले। 3 ही स्टेट है ना जहां पर मुस्लिमों की पार्टी है, चाहे वो हैदराबाद है, चाहे वो केरल है या असम है। लेकिन अगर राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कोई मुस्लिम आ जाए जो रेडिकलिज्म के साथ चीज़ों को प्रकट करने लगे तो जाहिर है बीजेपी उसे बढ़ाएगी, क्योंकि उसे पता है इस देश के भीतर में 15% मुसलमान है, कुछ दलित उसके साथ जुड़ भी जाएंगे तो 20-22% पहुंचेंगे, बाकी सब तो इधर आ जाएगा और वोट इसी आधार पर होने लगे तो क्या दिक्कत है। इसका मतलब है कि इस भारत के उस स्ट्रक्चर को वापस लाने के लिए जो आज़ादी के बाद से भारत में धर्मनिरपेक्षता के राग के साथ इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम को डेमोक्रेसी के मातहत गढ़ा गया है उसे वापस लौटाना होगा। और उसके लिए शायद अब उस एजुकेशन की जरूरत है जिसका जिक्र एक वक्त सर सैयद शाह ने किया था कि अन्यथा आने वाली वक्त में आप कहीं नहीं टिकेंगे, जिसका जिक्र जाकिर हुसैन साहब ने किया था, जिसका जिक्र अबुल कलाम आज़ाद साहब ने किया था। उस एजुकेशन के जिक्र के साथ आपको उभर कर सामने आना होगा। मदरसों को बनाने से अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो मदरसे ही बनाएंगे, लेकिन इसका असर आने वाले वक्त में पीढ़ियों और देश पे क्या पड़ेगा, इसीलिए पहली बार सवाल देश का भी है। इसीलिए हमने जब शुरुआत किया था इस देश का मुसलमान जब सोचता है वह क्या करे, तो देश के भीतर का यह सवाल है अब देश क्या करे, और उसको उस रिदम से जोड़ना होगा, यहां से भी उनके बीच में जाना होगा। मुश्किल यह है कि हमारी राजनीतिक स्थितियां अब इतनी छिन्न भिन्न हो गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सीट और एक चुनाव देखती है, उसके आगे बात जा नहीं पाती है। इसीलिए जब हम परिस्थितियों को देखते हैं तो क्या परिस्थितियां भारत के भीतर में रही, हमको लगता है यह भी जानना समझना इसलिए चाहिए क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के भीतर में लगभग 3% अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी है। जो लोग हाथ में कागज लेकर आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप उस लिहाज से समझना शुरू कीजिए तो प्रतिदिन 28 से 33 रुपए में लगभग 6 करोड़ दलित जीते हैं तो 4 करोड़ मुसलमान भी जीते हैं। प्रतिदिन 28 से 33 रुपए। 42% बच्चे कुपोषित पैदा अगर मुसलमानों में होते हैं तो 48% दलितों में भी होते हैं। इस देश का रेशियो लगभग 25% है। 1000 में से एक बच्चा टेक्नोलॉजी से जुड़ पाता है, यह मुसलमानों का दर्द है। दलितों के भीतर भी यही स्थिति है। 1% से ज़्यादा क्लर्क और प्रोफेशनल्स की नौकरी नहीं पा पाते हैं उनकी अपनी कौम के भीतर में से। लेकिन सवाल है जब तक हम एनालिसिस इसी रूप में करेंगे, जो सच्चर कमेटी 2006 में जब उसकी रिपोर्ट आई सामने
अलग अलग माध्यमों से आई, तो उसमें इस बात का डर था कि दलितों से भी बुरी स्थिति इस देश के मुसलमानों की है, और इस देश में मुसलमानों की राजनीति उसके बाद जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ गई और मुस्लिम तुष्टीकरण की फिलॉसफी शुरू हुई। लेकिन सवाल है, इस देश की स्थिति नाजुक है, इस बात का जिक्र भी तो होना चाहिए। मुसलमान कोई इस देश से इतर तो नहीं है, दलित कोई इतर तो नहीं है, ऊंची जाति वाला कोई इतर तो नहीं है, यादव कोई इतर तो नहीं है। ये बात अब देश से जोड़ने की होगी, क्योंकि सवाल देश के उस स्ट्रक्चर का है जिसमें राजनीतिक सत्ता ने इस देश की मीडिया पर, इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर, इस देश की जुडिशरी पर, और जुडिशरी को सवाल उठाने चाहिए। फेक न्यूज है, रॉन्ग न्यूज है, सारी चीजें इस देश में परोसी जाती है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह वो चीजें चलती रहती है, और उन्हीं से प्रभावित होकर हमारे जहन में सवाल आता है, अब हम क्या करें। यही सवाल मुसलमानों को बार बार डरा रहा है, लेकिन उनको ताकत उस दिन मिलेगी जिस दिन वह सोचेंगे यह देश क्या करे और अब देश को कैसे खड़े करना है। सवाल एक ऐसी राजनीति को पैदा करने का है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।